हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का एक टॉपिक चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, इसका गणितीय सूत्र क्या है, इसका मात्रक क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स जो वो अधिकतम और न्यूनतम कब होगा, और इस चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित हम एक गाउस का नियम जो वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, देखिए चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, पहले हम समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो अपन लिख लेंगे। तो देखो, चुंबकीय फ्लक्स के लिए सबसे पहले बात कि चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त किससे किया जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने की बात आती है तो चुंबकीय क्षेत्र को हम इस तरह से इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सहायता से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और अगर ये लाइनें जो है वो बराबर हैं और एक समान दूरी पर स्थित हैं तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे दिखाते हैं, बी से। तो चुंबकीय क्षेत्र को, ये तीव्रता को व्यक्त करने के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं। ये क्षेत्र रेखाएं जो वो क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। मान लीजिए ये इस जगह पर अभी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी बना हुआ है। अब अगर आप इसके अंदर किसी पृष्ठ को रखते हो, जैसे मान लो ये आपने पृष्ठ इस तरह से रख दिया, ये पृष्ठ आपने यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। हाँ जी, तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और आपने इस, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है और आपने इस पृष्ठ को ऐसे रख दिया है। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है। मान लीजिए आपने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ को या तल को लाकर रखा, तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। गुजरना मतलब इसके आर पार होकर जाने वाली जो रेखाएं हैं उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। तो आपको परिभाषा याद रहेगी और आपको ये लिखना भी है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित या चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब देखो, ये जो रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इनकी संख्या जो वो इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। मान लीजिए कि अगर ऐसे कम रेखाएं हैं, दूर दूर हैं, इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कम है, यानी उसकी वैल्यू क्या है, कम है। अगर मान लो ऐसे आपको रेखाएं मिले, यानी जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो पास पास हो और उनकी संख्या ज़्यादा हो, इसका मतलब ये किसको व्यक्त करेगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र बी है उसकी तीव्रता क्या है, ज़्यादा है या अधिक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो है वो उसकी तीव्रता को व्यक्त करती है। जितनी ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, इसका मतलब वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही स्ट्रॉन्ग है, उतना ही अधिक है। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसकी परिभाषा की। ठीक है, अब देखो अपन इसका सूत्र निकालेंगे भाई, गणितीय सूत्र। तो गणितीय सूत्र निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि चुंबकीय फ्लक्स जो है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स की निर्भरता, तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा, इस डायग्राम से हम समझते हैं। पहली बात कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जितनी संख्या इनकी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में ये गुजर पाएंगी। अगर ये ज़्यादा मात्रा में गुजरेगी तो सीधी सी बात है, फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। तो आपको एक चीज़ तो ध्यान रखना है कि ये फ्लक्स डिपेंड करता है किस पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, यानी बी पर। ठीक है, और बी किससे डिनोट होगा, इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या से। जितनी ज़्यादा संख्याएं उतना अधिक चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें इस डायग्राम में नज़र आ रही थी, ये रेखाएं, इसका मतलब इन रेखाओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी फ्लक्स का मान उतना ही अधिक होगा। अब दूसरी चीज़ आपको क्या नज़र आ रही है, ये प्रश्न नज़र आ रहा है भाई। अगर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है और आप कोई प्रश्न लेकर आ रहे हो, मान लो मैंने इतना प्रश्न लेकर आया, अभी इसका देखो क्षेत्रफल क्या है, कम है, तो सीधी सी बात है कि इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो कम गुजरेगी। अब अगर मैं इस पृष्ठ की जगह कोई दूसरा पृष्ठ लेकर आ जाता हूँ भाई, मान लो ये पृष्ठ लेके आया मैं, ठीक है, और अब देखो कि इसका क्षेत्रफल बढ़ गया, तो अब इससे होकर गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये चुंबकीय फ्लक्स जो है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो इसका मतलब यहाँ लिख देते हैं अपन कि इस फ्लक्स का मान जो वो डिपेंड करेगा किस पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, एरिया पर। ठीक है, क्या कोई और भी क्वांटिटी है जिस पर ये चुंबकीय फ्लक्स निर्भर करता है? तो जी बिल्कुल, वो क्वांटिटी है एंगल।
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये पृष्ठ जो है वो अगर इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के यूं लंबवत रखा हुआ है, तो आप देखते हो कि इस स्थिति में ये सारी की सारी रेखाएं इससे आसानी से होकर गुजरेगी, यानी इनके इससे होकर गुजरने की संभावना क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब अगर मान लो कि मैं इस पृष्ठ को चेंज कर दूं, इसकी साइड ऐसे ही थोड़ी रखा हुआ, ये तो कैसे भी रखा हुआ हो सकता है। अगर मान लो मैंने इस पृष्ठ को ऐसे रख दिया और अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आ रही है, तो बताओ क्या है, वो इसमें से होकर गुजर पाएंगी? तो वो इससे होकर नहीं गुजर पाएंगी। तो डिपेंड करता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा, वो डिपेंड करेगा इस चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है, या चुंबकीय क्षेत्र बी और पृष्ठ के बीच बनने वाले कोण पर, ठीक है। और उस कोण को आप डिफाइन कैसे करोगे, कोण किस किस के बीच में बनेगा? मान लो कि ये पृष्ठ है, ठीक है, तो आपको इस पृष्ठ का अभिलंब लेना है, और पृष्ठ का अभिलंब भी किधर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, इसको अपन बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो अगर मान लो ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है, तो इसका अभिलंब किधर होगा भाई, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। तो जो एंगल थीटा बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा, वो बनेगा चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच में और अभिलंब के बीच में या क्षेत्रफल सदिश के बीच में, ठीक है। तो अब हो सकता है कि ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ हो या ऐसे रखा हुआ हो या ऐसे रखा हुआ हो, ठीक है ना। तो डिपेंड करेगा कि पृष्ठ कैसे रखा हुआ, उस हिसाब से ये क्षेत्र रेखाएं गुजरने की इनकी संभावना जो वो कम ज़्यादा होती रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चुंबकीय फ्लक्स का मान जो है ये डिपेंड करता है थीटा पर, ठीक है। थीटा क्या है भाई, चुंबकीय क्षेत्र बी व क्षेत्रफल सदिश के बीच बना कोण, ठीक है। इन सब को अगर आप साथ में लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी ए कोस थीटा, ठीक है। और ये समानुपाती साइन हटाओगे तो अपने पास फ्लक्स आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो सदिश फॉर्म में बी डॉट ए, यानी चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल जो वो क्या होता है, फ्लक्स होता है, ठीक है। यहाँ मैंने कोस थीटा क्यों लिखा भाई, कि मान लीजिए ये आपके एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश ए है, और चुंबकीय क्षेत्र जो वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, बी डायरेक्शन में, ठीक है, और इन दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा है। तो अब इस चुंबकीय क्षेत्र बी का इस दिशा में घटक क्या होगा भाई, इस डायरेक्शन में अपने को बी निकालना है, तो वो इस दिशा में घटक क्या आ जाएगा, वो अपन ने घटकों का वियोजन में पढ़ा है, ये हो जाएगा बी कोस थीटा, ठीक है। इसीलिए मैंने जब थीटा को यहाँ लिखा है तो कोस के रूप में लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि चुंबकीय फ्लक्स जो है वो 3 राशियों पर निर्भर करता है। एक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, चुंबकीय क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। दूसरा, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा चुंबकीय फ्लक्स भी उतना ही अधिक होगा। और तीसरा जो है वो थीटा पर, थीटा किस तरह से है, ठीक है, थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री है कि 90 डिग्री है, ठीक है। तो उस हिसाब से वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला आ गया है। अब देखो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, एक तो ये ले लें आप, इसी को अपन ऐसे भी ले सकते हैं भाई, फाई बी बराबर बी ए कोस थीटा, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 दें। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चुंबकीय फ्लक्स का मान जो वो अधिकतम कब होगा, तो यहाँ देखें थीटा की अगर वैल्यू हम रखें 0, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, केस फर्स्ट, जब थीटा क्या हो 0 डिग्री, जब थीटा क्या हो 0 डिग्री, तो जब थीटा 0 होगा तो कोस 0 की वैल्यू क्या होगी भाई, कोस 0 की वैल्यू होगी 1, और इसका मतलब इस स्थिति में जो फ्लक्स है वो क्या आएगा, मैक्सिमम आ जाएगा भाई, ठीक है। अब 0 डिग्री कैसे हुआ भाई, ये सीधी सी बात आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि अगर आपने पृष्ठ को इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, तो देखो बी की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, ठीक है, बी भी तो इस तरह से जा रहा है, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है यानी अभिलंब वो भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, थीटा, और एंगल कितना हुआ 0, दोनों क्या है एक दूसरे के समांतर। तो इस स्थिति में फ्लक्स है वो अधिकतम होगा। और ये हम देख भी सकते हैं भाई कि अगर पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है तो इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के यहाँ से होकर गुजरने की संभावना क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब देखो दूसरा केस क्या है, केस सेकंड, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, आप जानते हो 0। तो इस स्थिति में फ्लक्स जो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और वो हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं भाई, इस पृष्ठ को अगर हम इस तरह से रख दें, ठीक है, तो आप देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन तो ये है,
बी की डायरेक्शन तो ये है, और आपका जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। आप बताओ कि अगर ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है तो क्या इसमें से होकर गुजर पाएगा, इस पृष्ठ को ये भेद पाएगा? तो बिल्कुल भी कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके आर पार नहीं जा पाएंगी, और इस स्थिति में फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये अधिकतम और मिनिमम वाली जो कंडीशन है वो आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि थीटा जो है वो किस किस के बीच में डिफाइन है, थीटा चुंबकीय क्षेत्र बी और क्षेत्रफल सदिश ए के बीच बना कोण है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई अधिकतम कब होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है जब थीटा कितना हो, 0 डिग्री, या ये पृष्ठ जो है इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या होना चाहिए, लंबवत। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो गणितीय सूत्र तो क्या हो जाएगा इसका, बी डॉट ए या बी ए कोस थीटा। अधिकतम कब होगा, जब थीटा जो है वो 0 डिग्री हो। न्यूनतम कब होगा, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या है वो मैं अब लिख देता हूँ। हाँ जी, तो देखिए ये मैंने परिभाषा यहाँ लिख दी है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे तल से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को इस तल से संबंध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फिर क्या ध्यान रखना आपको कि ये जो चुंबकीय फ्लक्स है ये क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद में ये आपको ये डायग्राम भी बनाना है, गणितीय सूत्र ये आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, और यहाँ तक लिखने के बाद आपको ये दोनों कंडीशन लिखनी है कि अधिकतम कब होगा और मिनिमम कब होगा। ये डायग्राम भी बना लें आपकी, अगर जो एंगल जो चुंबकीय क्षेत्र बी है वो थीटा एंगल पर है तो हम कोस ही क्यों लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें इसको घटकों में विभाजित करना होता है। अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे और वो है इसका मात्रक और विमा क्या होगी। ठीक है, तो वो अपन यहाँ लिख देते हैं भाई। देखो सबसे पहले जब हम मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक हमेशा आपको जो गणितीय फॉर्मूला होता है उसी से मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको ये याद रखना है कि इस फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है भाई। फ्लक्स का मात्रक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। लेकिन जब आपको विमा निकालनी पड़ेगी तब आप इस वेबर से आपका काम नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि वेबर एक्चुअल में किसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम इस देखेंगे कि वेबर जो वो किसके इक्वल होता है और इसकी विमा को हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। हाँ जी, तो अपन ने देखा कि भाई फ्लक्स का मात्रक जो है वो क्या होता है, वेबर। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला तो पढ़ा आपने, बी डॉट ए। ठीक है, मात्रक क्या होगा इसका, वेबर बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये टेस्ला तो व्युत्पन्न मात्रक है तो विमा आएगी नहीं आसानी से। ठीक है, हम निकालना क्या चाहते हैं, विमा। तो देखो आधे नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं है तो आप ये आधा नंबर भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इस एक विमा को निकालने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो यहाँ से वेबर बराबर क्या है, टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। अब देखो हमने पढ़ा है कि चुंबकीय बल जो वो क्या होता है, क्यू वी बी। ठीक है, तो यहाँ से बी की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, एफ अपॉन क्यू बी। अब आप जानते हो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, और सेकंड कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो कूलाम के लिए हम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आई बराबर क्यू अपॉन टी, आवेश प्रवाह की दर। यानी कूलाम किस जगह आ जाएगा, एम्पियर गुणा सेकंड। तो ये लिख देते हैं अपन, न्यूटन गुणा सेकंड, और यहाँ आ जाएगा एम्पियर गुणा सेकंड, और साथ में क्या आ जाएगा भाई, मीटर। तो देखो सेकंड से सेकंड चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो न्यूटन दिख रहा है, ठीक है, और ए बराबर आप जानते हैं क्या होता है, एम ए होता है। यानी न्यूटन बराबर क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, त्वरण। तो यहाँ पर न्यूटन की जगह आप लिखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा भाई, एम्पियर गुणा मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, मीटर से मीटर कैंसिल, और आपके पास आ गया किलोग्राम सेकंड स्क्वायर इनटू एम्पियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वेबर के लिए रख दो आप, तो ये फॉर्मूला था अपने पास इक्वेशन 1। तो इसका मतलब वेबर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, टेस्ला की जगह अपन क्या लिखेंगे, ये सारा कुछ आया किसके लिए, हम निकाल रहे हैं टेस्ला के लिए। ठीक है, तो टेस्ला बराबर हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम सेकंड स्क्वायर इनटू एम्पियर। तो किलोग्राम सेकंड स्क्वायर इनटू एम्पियर। ठीक है, और साथ में क्या है आपके पास है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये सारे मात्रक जो क्या हैं, मूल मात्रक हैं, तो अब आप विमा लिख सकते हो भाई। तो इस बी की विमा आ जाएगी आपके पास m1 L2 T-2,
और A-1। ठीक है, इस तरह से हम इसकी विमा भी फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये होगी आपकी विमा। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होगा, वेबर होगा। वेबर एक्चुअल में क्या होता है, टेस्ला गुणा मीटर स्क्वायर। टेस्ला भी व्युत्पन्न मात्रा का, तो इनको मूल मात्रा को बदलते बदलते अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, और अधिकतम कब होगी, न्यूनतम कब होगी, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम